महाभारत का युद्ध कब हुआ था? श्री नीलेश ओक, मूल लेखक अनुवादक डॉक्टर प्रकाश मुगे और श्री श्रीधर जोशी। प्रस्तावना: अगर आप एक लंबे समय तक प्रत्येक व्यक्ति को ये नहीं समझा पा रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ तो भी बहुत ही फालतू काम कर रहे हो। एरविन श्रोडिंगर। 15 साल पहले जब मेरी अरुंधति से मुलाकात हुई, अरुंधति जिसको कि भीष्म पर्व में महाभारत की लिखा हुआ है जिसके बारे में, तो मुझे ये जो लेखक ने लिखा है महर्षि वेदव्यास ने, मुझे अच्छा लगा दो कारणों से। एक तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि ये हो ही नहीं सकता है, और सिर्फ एकमात्र कारण अगर उसको लेखक ने लिखा है तो उसका मुझे ये लगा कि इसके कारण मैं महाभारत का जो असल समय है जब महाभारत हुई थी उसके कैलकुलेशन कर सकता हूँ। ये लेखक का एक प्रमुख मुझे कारण लगा। अगर किसी तरह से मैं इसको सिद्ध कर पाया कि ये बात सही है, तो इसके साथ ही जो ज्योतिष के आधार पर महाभारत की जितनी प्रस्ताव किए गए हैं, जितने महाभारत के बारे में लिखा गया है ज्योतिषी गणनाओं पे, वो सारा गलत सिद्ध करने का मुझे बहुत बड़ा आधार मिल जाएगा। और मुझे इतने समझ में आई ये बात कि जो भी अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है, जो भी खगोलीय गणना महाभारत के बारे में की गई है, और उन सब के लिए मुझे अपने आप को कन्विंस करना था कि ये जो है मेथड ये बहुत अच्छी है या बहुत ही बुरी है, और उससे मैं ज्योतिषीय गणना छोड़कर खगोलीय गणना से महाभारत का समय निर्धारित कर सकूं। और इसलिए अरुंधति जो है ये मेरे लिए बहुत ही एक मूल विषय हो गया, जिसके आसपास मेरा सारा मैं मांडने वाला था या सारा मैं उसके आसपास लिखने वाला था। करीब करीब इसी समय मैं विनोबा भावे और जोसेफ कैम्पबेल और कार्ल पॉपर इनके भी लेखन के संपर्क में आया, जहाँ विनोबा भावे और जोसेफ कैम्पबेल ने मुझे बहुत ज़्यादा उनके जीवन से प्रभावित किया, उनके लेखन से प्रभावित किया। और इस पुस्तक पे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको कार्ल पॉपर के भी काम का दिखेगा। ये तीनों व्यक्ति अपनी राइटिंग्स, अपनी लेखन के द्वारा मुझे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अनुभव दिया इस चीज़ का कि तेषां स्वैर्या कथल्पा उपदेशानि भवन्ति। और मैंने कार्ल पॉपर की किताबें पढ़ी थी बहुत पहले, 1993 में पढ़ी थी, तो उनको बहुत एंजॉय हुई, बहुत मुझे अच्छे लगी किताबें। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि उनकी जो मेथड है, जिस पद्धति से वो बात करते हैं, वो कितना क्या उपयोगी है उस समय। लेकिन अब जब 1997 में जब मैंने अरुंधति के बारे में मेरा शोध प्रारंभ किया, उसके बारे में उस पद्धति को, पॉपर की पद्धति को जब लगाया, और करीब करीब 2009 तक, मतलब 1997 से 2009 तक मैंने जब उसका प्रयोग किया, तो और मुझे जो सफलता मिली अरुंधति का सारा प्रकरण सुलझाने में या अरुंधति के बारे में सारी गणितीय गणना करने में, तो मुझे समझ में आया कि अरुंधति का जो कैलकुलेशन है, इसने न सिर्फ मेरे जो मैं गलत दिशा में जा रहा था उसको रोका, बल्कि मुझे एक बहुत ही गणितीय आधार दिया कि महाभारत का जो कालखंड है उसका एक न्यूनतम कब शुरू हुआ था और अधिक से अधिक कब शुरू हुआ था। इसकी एक रेंज, जो इसकी एक मुझे एक सीमा उन्होंने बांधी कि इस कालखंड में ही हुआ था। ये मुझे उन्होंने बहुत बड़ी मदद की। और ये मेरी जो डिस्कवरी है, जो मेरी खोज है, ये जहाँ तक मेरा ज्ञान है सारे अध्ययन करने के बाद, ये एक पहली बार है कि किसी ने इतने अचूक तरीके से या इतने एक्यूरेटली, इसको कहते हैं, इतने अचूकता से इस चीज़ को मतलब इस चीज़ की तिथि निकाली है या ये तारीख निकाली है जो महाभारत की मैंने निकाली है। क्योंकि इसमें हमें एक ऊपर और नीचे के एक लिमिट पता लगी कि इसके बीच में ही कार्य करना है, तो उन्होंने मेरे का बहुत सारा काम भी बचा लिया, और साथ ही मेरे को ज्योतिषीय गणनाओं से गणितीय गणनाओं पे या खगोल शास्त्रीय गणनाओं की तरफ ले आए। अब प्रश्न ये है कि महाभारत का कालखंड क्या है, कौन से वर्ष महाभारत का युद्ध हुआ था। अब हम इस बारे में चर्चा करेंगे। एक बार अरुंधति के बारे में जो मैंने चैप्टर 6 में जिसका वर्णन किया हुआ है,
और उसके बारे में जब मैंने निश्चय कर लिया कि ये मुझे इस दिशा में ले जा सकती है या ये मुझे इसका सही ज्ञान दे सकती है, तो मैंने करीब 20 से ऊपर 6 महीने के अंतराल में इंटरनेट की कृपा से मैंने करीब 20 के ऊपर ऐसे काम ढूंढे, ऐसे लोगों के किए हुए काम ढूंढे जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपना शोध किया हुआ था। और इन सब में करीब 125 अलग अलग साल, अलग अलग तारीखें, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पहली शताब्दी ईसा पूर्व, इसके बीच में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तारीखें महाभारत युद्ध की लिखी थी। हालांकि सभी कार्यों के मैं ओरिजिनल जो थे, जो मूल दस्तावेज थे, वो नहीं देख पाया, और इसलिए मेरा जो एक दूसरे के जो अध्ययन है उसका भी मैंने सहारा लिया। लेकिन इनमें से सिर्फ 4 अध्ययन ऐसे थे जिन्होंने कि अरुंधति का जो अरुंधति को मान की जो मैंने कैलकुलेशन किया है, अरुंधति एक तारे का नाम है, तो अरुंधति को मान की जो मैंने गुणाभाग किया या जो उसके आसपास जो थ्योरी, जो मैंने सिद्धांत विकसित किया है, उसके आसपास सिर्फ 4 थे जो मेरे उसके आसपास आते थे, इन 20 से ऊपर जो काम मैंने ढूंढे थे। और जब मैंने गहराई से खोजा तो मैंने पाया कि उन 4 में से भी सिर्फ 2 हैं जो कि करीब करीब एक आसपास समय महाभारत का निर्धारित कर सकते हैं। बाकी सारे विद्वानों ने जो ज्योतिषीय गणनाओं पे किया था, जिस पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि उसका कोई गणितीय आधार नहीं है, तो इसलिए मैंने मेरे जो कामों को अब मैंने कुल मिला के उन दो शोध थे जो कि मेरे समय से काफ़ी कुछ आसपास आते थे, उनके ऊपर मैंने फोकस किया और उनके ऊपर मैंने काम एक केंद्रित किया और काम शुरू किया। और मेरी ये बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर था दूसरे विद्वानों की अपेक्षा, दूसरे विद्वानों के विरुद्ध बल्कि कहना चाहिए, मेरा बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर था कि सिर्फ जो आंतरिक, जो महाभारत में आंतरिक जो घटना है, मतलब महाभारत ग्रंथ के अंदर में जो घटनाएं हैं और जो उसमें अलग अलग विवरण आते हैं, ग्रहों की दशाओं के विवरण आते हैं, सिर्फ उनको ही लेके महाभारत की काल गणना करना है, ऐसा मेरा निश्चय मत था। जबकि दूसरे विद्वानों ने उसके बाहर के बहुत सारे लिए हैं, लेकिन मेरा निश्चित मत था कि सिर्फ जो महाभारत ग्रंथ के अंदर जो घटनाएं हैं और जो तिथियां हैं उन्हीं का वर्णन करना है। और मेरा जो निर्णय था ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्योर एविडेंस चाहिए, बल्कि मेरा सोच बहुत सिंपल थी कि महाभारत के बारे में, महाभारत जो हुई थी उसने आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों पे, उसके लेखन पे, उसके खगोल शास्त्र पे, उसके ज्योतिष शास्त्र पे, उसके इतिहास पे, जो पुराण लिखे गए, उन सब पे बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। और इसलिए महाभारत की अगर आपको सही गणना करनी है तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप ऐसी मान्यताओं को लेके चले जो कि प्रमाणित की जा सके और जो कि सत्यापित की जा सके या जो कि झुटलाई जा सके, बजाय इसके कि आप मनगढ़ंत कोई घटनाएं ले लें या ऐसे बाहर के आप सोर्स देखें या बाहर के ऐसे संदर्भ ग्रंथ देखें जिनको आप किसी तरह से मना भी नहीं कर सकते और स्वीकार भी नहीं कर सकते। विगत 2 दशकों में, विगत 2 शताब्दियों में जो महाभारत पे काम हुआ है, उन्होंने बिल्कुल यही गलती की है। कुछ लोगों ने ज्योतिषी गणना कैलकुलेशन की है बजाय खगोलीय गणना के, मतलब कि जो ज्योतिषी दृष्टि जिसको कहते हैं वो उन्होंने उसमें लगाई है महाभारत के घटनाओं को बताने के लिए। किसी विशेष ग्रह की दिशा के आधार पर उन्होंने, ग्रह नक्षत्रों की दिशा के आधार पर उन्होंने बताया कि ये नक्षत्र यहाँ था तो इसलिए ऐसा होगा। इस प्रॉब्लम के साथ इस जो दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर आप ज्योतिषी गणना पे एक बार चलने लगते हो तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं होता है, क्योंकि जितने ज्योतिष होते हैं उतनी उसकी व्याख्या होती है, तो इसलिए उसको गणितीय गणना पे लाना बहुत आवश्यक था। कुछ दूसरे विद्वानों ने ये वराहमिहिर जो हैं उनकी जो सिद्धांत है उसके आसपास उन्होंने अपनी महाभारत की घटनाएं की हैं। और सबसे बुरा जो मुझे लगा या सबसे गलत बात हुई है इन सारे में कि इन सब ने कुछ तो भी व्याख्या करना है ये सोचा है, जबकि व्याख्या होना चाहिए उसकी, ऐसा नहीं सोचा मतलब व्याख्या करके ख़त्म करो ऐसा सोचा है, जबकि उसको हमको व्याख्या करना है ऐसा हमको सोचना चाहिए। और इसलिए मेरे लिए अत्यधिक आवश्यक है कि बहुत सारी जो भारतीय खगोलीय गणना है उनके ऊपर मैं ये काम करूं। विशेषतः जो वराहमिहिर हैं, गणेश देवजना है, आर्यभट्ट हैं, नीलकंठ हैं, और इन सब के जो इन्होंने जो खगोलीय गणनाएं की हुई हैं
और जो महाभारत के जो टेक्स्ट है, महाभारत की जो मूल किताब है, उसमें जो लिखा है उसके आधार पर काम करूं, ये मेरे लिए अतिशय आवश्यक हो गया। मैंने ये प्रयास किया है कि बहुत ही सिद्धांतिक तौर पे और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मैं मेरी समस्या का विवरण करूं, समस्या का हल निकालूं, और इन्हीं शब्दों के साथ। और बहुत ज़्यादा ये भी बात मैं जानता हूं कि विज्ञान और तर्क, इसका भी एक सीमा है और इसके बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं। ये मैं बहुत अच्छे से देखा हुआ हूं कि वैज्ञानिक को जो मतलब ग्लोरिफिकेशन, मतलब वैज्ञानिक को जो अतिशय मतलब चमत्कारिक जो लोग रूप दिखाते हैं और उसको जिस तरह से उसकी गलत व्याख्या करते हैं, वो भी एक मतलब वो विज्ञान की आधारभूत धारणाओं के विरुद्ध जाता है। जैसे कि कार्ल पॉपर ने लिखा है कि विज्ञान और विचारशीलता, इसका अति विशेषज्ञता और अथॉरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को अधिकृत करना, इस बात से बहुत कम संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना कि हम कितना कम जानते हैं उन लोगों के बारे में जो एक ही काम के बारे में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो बहुत ही रूढ़िवादी सोच के लोग हैं और जो बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन वाले लोग हैं और जो बहुत ज़्यादा गहरा जाते हैं एक ही विषय में बिना दूसरों को संपर्क किए, वो निश्चित ही जो ज्ञान की खोज है उसका मर्डर कर देते हैं या उसका खून कर देते हैं, उसकी मृत्यु कर देते हैं, उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। विज्ञान की जो मेथड है, ये मेथड है कि आप उस पर चर्चा करें, विमर्श करें और बहुत एक वस्तुपरक दृष्टि से हर चीज़ को देखें और हर चीज़ को आप एक मान्यता के रूप में लें। आप उसको ये सोचें कि भाई ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं, परिकल्पना के आधार पे आप लें। आप किसी भी चीज़ को यही होगा और आज हो गया, अब ये बदलेगा नहीं, ऐसा करना सबसे बड़ी विज्ञान की हत्या करने के बराबर है। अब हम चर्चा करते हैं कि महाभारत की मूल कथा क्या है, महाभारत की स्टोरी क्या है। महाभारत भारत का एक बहुत ही राष्ट्रीय ग्रंथ है और ये करीब ऐसा ही है जैसा कि जो ग्रीक जो फिलॉसफी है या ग्रीक जो साहित्य है, उसमें जो ओडिसी का स्थान है, करीब वैसे ही मिलता जुलता स्थान महाभारत का भारत में है। महाभारत एक बहुत ही बड़ी रचना है जिसमें करीब 1 लाख से ऊपर विभिन्न श्लोक हैं और जो रामायण जो दूसरा धार्मिक ग्रंथ भारत का है या ऐतिहासिक ग्रंथ भारत का है, उससे ये करीब 4 गुना है। महाभारत में 20 लाख शब्दों में करीब अपनी कथा कही गई है, जो ओडिसी और इलियड जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं पश्चिम सभ्यता के, तो ओडिसी और इलियड इनको मिला के जो बनता है उससे 8 से 10 गुना बड़ी महाभारत अकेली है। और मैं सभी पाठकों से निवेदन करूंगा कि आप विकिपीडिया और दूसरे जो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं उन पे देखें और महाभारत के बारे में और महाभारत युद्ध के बारे में पढ़ें। मेरा विचार सिर्फ ये है कि मैं कम से कम शब्दों में और कम से कम चर्चा किए हुए आपको मैं मतलब निर्देशित कर दूं या इतना आपको इस हद तक मैं अपनी चर्चा कर लूं कि आपको एक उत्सुकता हो जाए और आपको महाभारत जो महान इतना बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत का, उसकी आपको एक पृष्ठभूमि, एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि आपको पता लग जाए। महाभारत जो है वो जो 2 परिवारों की लड़ाई है, जो कि चाचा के लड़के थे, और पांडु जो राजा थे उनके 5 बेटे और कौरव जो राजा धृतराष्ट्र जो राजा थे उनके 100 बेटे। इनके बीच में विवाद और इनके बीच में जो राज्य और संपत्ति का विवाद हुआ उसके बारे में उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और एक दूसरे के सामने खड़े होकर उन्होंने इस युद्ध को लड़ा। वो एक दूसरे के शत्रुवत साबित हुए और उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध जो महाभारत का युद्ध है, इसको कुरुक्षेत्र युद्ध भी कहते हैं, वो अपनी पारिवारिक संपत्ति के लिए और अपने मान सम्मान के लिए लड़ा। धृतराष्ट्र और उनके जो बेटे थे
उन्होंने पांडवों के प्रति बहुत ही अन्यायपूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने पांडवों का बहुत ज़्यादा अपमान किया। एक जो जुआ होता है, द्यूत होता है, उसमें उन्होंने उनको पराजित किया और उसकी शर्तों के अनुसार पांडवों को 12 साल के लिए जंगल में भेजा। और एक शर्त और भी थी कि 1 साल उसमें पांडवों को उसके अतिरिक्त ऐसा रहना पड़ेगा जहाँ पे वो अज्ञातवास में रहेंगे और उनको कोई भी पहचानना नहीं चाहिए 12 महीने तक। तो इस तरह से 12 साल वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, ऐसे 13 वर्ष का उन्होंने अपने भाइयों को देश निकाला दिया या इस तरह उनको बाहर कर दिया। लेकिन पांडवों ने ये पूरा किया, 12 साल जंगल में रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे और उसके बाद में फिर अपने हक के लिए आए। लेकिन दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा था, उसने बिल्कुल भी किसी तरह की बात सुनने को मना कर दिया और उनको हर तरह से निराश कर दिया। कृष्ण, जो कि पांडवों के मित्र और रिश्तेदार भी थे और उनके सलाहकार थे, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा एक प्रयास किया कि ये कोई शांतिपूर्वक इसका समाधान निकले, लेकिन उनको बिल्कुल सफलता नहीं मिली। और दोनों पक्षों ने अपने अपने मित्रमंडल इकट्ठा कर लिए और मित्र राजाओं को बुला लिया और दोनों देशों की सेनाएं, जो दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आके, जो नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तरी भारत के कुरुक्षेत्र में आके, जो वर्तमान में हरियाणा के उधर आता है, तो उन्होंने वहाँ पे आके अपनी सेनाएं दोनों ने खड़ी कर दी। ये युद्ध महाभारत का 18 दिन तक चला, लेकिन इसमें बेहद अतिशय अधिक रक्तपात हुआ, बहुत ज़्यादा जनहानि हुई, धन हानि हुई, लोगों के जानवरों की हानि हुई, मतलब बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ और अंत में जाके पांडवों की विजय हुई। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, ये कुछ प्रमुख योद्धा थे धृतराष्ट्र या कौरवों की साइड के। और कृष्ण, दुष्टद्युम्न, सात्यकी, अभिमन्यु, विराट, द्रुपद, ये पांडवों की साइड के, पांडवों के पक्ष के प्रमुख योद्धा थे। महाभारत का जो ग्रंथ है ये 18 पर्वों में या अध्यायों में बटा हुआ है। अभी इनका वर्णन इस प्रकार है। आदि और सभा, इस पर्व में वो चर्चा कर इस बात का वर्णन है कि 12 साल जो उन्होंने एक्साइल में, जो उन्होंने जंगल में निकाले, जो उन्होंने वनवास किया 12 साल का, उसके बारे में ही है। वन पर्व जो है इसमें विभिन्न घटनाएं हैं जो उनके जो देश निकाला है, जो बाहर गए थे उस समय विभिन्न घटनाएं हैं। विराट पर्व में वो उसका वर्णन है जब ये 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, उसका वर्णन विराट पर्व नाम के अध्याय में आता है। और जो विराट राजा थे उनके दरबार में या उनके साम्राज्य में इन्होंने अज्ञातवास निकाला, अलग अलग वेश धर के, पांडवों ने अलग अलग वेश धर के वहाँ पे 1 साल निकाला, 1 वर्ष निकाला। और उद्योग पर्व जो है इसमें कृष्ण जी ने जो शांति के प्रयास किए उनके बारे में विस्तार से जानकारी है। और शाल्य पर्व जो है इसमें जो 18 दिन का जो युद्ध होता है उसमें 18 दिन के युद्ध का वर्णन है। सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन पर्व, इनमें युद्ध के बाद की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन है। जैसे कि भीष्म क्या कहते हैं, भीष्म का निर्वाण हुआ उसके बारे में वर्णन है। अश्वत्थामा, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व, इनमें युद्ध के बाद की जो घटना है जिसमें भीष्म का निर्वाण और अंत में जाके सभी पांडवों की मृत्यु, इसके बारे में विस्तार से वर्णन है। मैंने इस सारे अध्ययन के लिए 2 महाभारत के वर्जन लिए हैं। 2 महाभारत का अध्ययन किया है। पहली महाभारत वो है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, उसका मैंने अध्ययन किया है। और उसी के साथ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, इसने एक क्रिटिकल एडिशन निकाला है महाभारत का, मतलब उसकी समीक्षा की है महाभारत की। तो ये 2 ग्रंथ जो प्रमुख हैं जो मेरे सारे काम का आधार है। मैंने दोनों ग्रंथों में से महाभारत के बारे में अपनी विचार कलेक्ट किए या इकट्ठा किए हैं। और साथ ही में मैंने इसके साथ ही जो खगोलीय गणना का जो मैंने एक सोचा था शुरू से कि खगोलीय गणना पे आधारित करना है, उसको भी मैंने भरपूर प्रयोग किया, जिसकी पूरी मैंने इस किताब के अंत में पूरी एक लिस्ट दी हुई है।
इसके साथ ही मैंने जो विभिन्न जो सूत्र प्रयोग में लाए हैं या अलग अलग जो मैंने रीडिंग की है वो सब आपको मेरे जो अपेंडिक्स है या जो पीछे लिखा हुआ है उसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा, अगर आप उसको आगे अध्ययन करना चाहते हैं। इस किताब को संरचना या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक, इस किताब का कैसा क्या हमने चैप्टराइजेशन किया या क्या किया। इस किताब को लिखने के मेरे प्रमुख 3 उद्देश्य हैं। पहला, सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि मेरे को जो मेरा काम है उसके लिए मुझे एक सैद्धांतिक आधार विकसित करना था और महाभारत का जो समय है उसकी काल गणना के लिए, अचूक काल गणना के लिए मुझे करना था। तो ये मेरा एक प्रमुख कार्य है और ये जो मेरी सारी थ्योरी है, मेरा जो सारा सिद्धांत है, इसमें मेरा प्रयास है कि खगोलीय गणना के आधार पे जो महाभारत में दी हुई है, मतलब महाभारत में जो वर्णन करते हैं वेद व्यास जी खुद वर्णन करते हैं या विभिन्न पात्र एक दूसरे से बात करते हैं, उस तरह से जो दिशा है उनको लेके इस किताब को, ये किताब मूलतः एक वैज्ञानिक खोज है, एक वैज्ञानिक और जो खगोल शास्त्र पे आधारित वैज्ञानिक खोज है। खगोल शास्त्र की जो उसमें गणनाएं दी हैं उसके आधारित एक वैज्ञानिक शोध है कि महाभारत का काल कब था, और साथ ही इसमें न सिर्फ कालगणना का मेरा उसमें मेरा उद्देश्य है, बल्कि ये भी दिखाने का उद्देश्य है कि उस समय इतने हजारों साल पहले भी जब वेदव्यास जी ने लिखा था, उस समय भी भारत में खगोलीय गणना किस तरह की होती थी और कितनी अच्छी होती थी। ये मेरा पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये जो गूढ़ ज्ञान है जो महाभारत में मूल संस्कृत में है और इतनी जगह बिखरा हुआ है, उसको मैं एक जगह पे ला पाऊँ और एक जो भी आम आदमी उसको समझना चाहता है कि हमारे ग्रंथ क्या है, उनमें क्या लिखा है, वो उसको एक आसान भाषा में मैं समझा सकूं। मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो कि महाभारत को समझना चाहते हैं, लेकिन और उसकी उसमें जो अचूक खगोलीय गणना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो उत्साहित हैं, लेकिन वो उनको जो विस्तारित तरीके से दिया हुआ है उतना अध्ययन करने को समय नहीं होता या उनको उस तरह का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मेरे ख्याल से ये लिखना बहुत आवश्यक था। अब इस किताब को समझने के लिए जो अत्यधिक आवश्यक है आपके लिए वो है कि आपको महाभारत में इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत रुचि होनी चाहिए महाभारत को समझने में, और थोड़ी बहुत आपको जो ज्योतिषी गणना है उसकी विजुअल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, मतलब जो आकाश में हम देखते हैं तारों की गति, उसको देखने में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि थोड़े कुछ चैप्टर्स के बाद और आप थोड़ा सा गहरा जब जाएंगे उसमें, इस किताब में जब गहरा जाएंगे तो आपको वो सब बातें समझ में आएंगी कि उसका क्या महत्व है, उसको कैसे देखना है। और विजुअल एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र जो आकाश दर्शन, जो हमारे पुराने लोग आकाश देखते थे रात को कि ये तारा यहाँ जा रहा है, ये तारा यहाँ जा रहा है, वो जो दर्शन है वो बहुत ही आवश्यक है आपको समझने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना पाते। लेकिन फिर भी जो कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते हैं वो भी इससे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। और अगर जिनको कैलकुलेशन करना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है वो चैप्टर 3 और 4 पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता, मतलब पूरा अच्छे से समझा हुआ है। तीसरा उद्देश्य मेरा ये है कि मैं ऐसी समाज को या दुनिया को एक मेथड देना चाहता हूँ कि, और आप मतलब ऐसी मेथड देना चाहता हूँ जो कि आपको किसी भी सिद्धांत को स्थापित करने या उसको गलत सिद्ध करने के लिए आपको मददगार होगी। ये मैं आपको एक थ्योरी देना चाह रहा हूँ, एक ऐसी समाज के सामने एक मेथड देना चाह रहा हूँ या एक पद्धति विकसित करना चाह रहा हूँ, ताकि उसके आधार पे आप किसी भी थ्योरी को गलत या सही साबित कर सकें। इसके साथ ही मेरा ये भी एक बहुत ही मूल मान्यता ये है कि जो अलग अलग थ्योरी सब विद्वान देते हैं, उसके लिए एक बेसलाइन आपको बनानी पड़ेगी, एक आधारभूत आपको एक गणना आधारभूत बनाना पड़ेगा कि जो ये कह रहे हैं वो उस आधार पे कहाँ है, जो वो कह रहे हैं उस आधार पे कहाँ है, और एक्चुअली फिर आपको धीरे धीरे तार्किक रूप से उस बात पे आप आ जाएंगे कि भाई ये बात है सही है कि ये बात है गलत है। और इसी तरह से आप न सिर्फ महाभारत बल्कि ये विचार की जो पद्धति है यह आपको और भी अन्य ऐतिहासिक विदेशों के या अपने देश के ग्रंथों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
अब चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो पहले चैप्टर में मैं प्रॉब्लम और उसकी विशेष गुण दोष, मतलब उसको उसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने अभी तक बताया, और इसी के साथ पहले चैप्टर में हम एक बहुत ही रफ रिव्यू, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही संक्षेप में हम समझते हैं कि महाभारत क्या है और उसकी विशिष्ट तारीख कौन सी है। और उसी चैप्टर में, पहले चैप्टर में मैं मेरी मेथड बताता हूँ और महाभारत के बारे में मेरे जो मैंने अलग अलग ग्रंथ पढ़े हैं उनका वर्णन करता हूँ, और जो मैंने टूल्स या जो मैंने औजार इस्तेमाल किए हैं उसको आने के लिए, उसका मैं वर्णन करता हूँ। चैप्टर 2 में जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मैंने थ्योरी बिल्ड किए या जो मैंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसका आधार क्या है और उसका महत्व क्या है। साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने एजम्पशन किए हैं ये क्यों आवश्यक हैं और ये किस तरह से आपको एक टेंटेटिव, मतलब एक मोटे तौर पे आपको जो बैकग्राउंड बन रहा है उसके आधार मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, और उसके बारे में मैंने उस बारे में मेरी थ्योरी भी बताई है और थ्योरी का पूरा एक आधार बताया कि थ्योरी कैसे बनी। चैप्टर 3 जो है इसमें मूलतः जो खगोल शास्त्र है जो आपको आवश्यक है इस बात समझने के लिए, उसके बारे में थोड़ा समझाया गया है। ये चैप्टर आपको पृथ्वी की गति और साथ ही में उसके साथ में जो तारों की गति और सप्तऋषि की गति और जो नॉर्थ पोल, जो ध्रुव तारा है उसके संदर्भ में सबके मूवमेंट, और जो पूरा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और जो ग्रेगोरियन मतलब जो विदेश कैलेंडर हम मानते हैं, जूलियन कैलेंडर, और ये सारी सिस्टम के बारे में विस्तार से उसका वर्णन है, और उसकी आपको अपनी सारी जो खगोलीय गणना है उसका एक आधार चैप्टर 3 देता है। चैप्टर 4 आपको ये समझाता है कि जो भारत की जो सोच है या भारत का जो महाभारत में विशेष तौर पे महाभारत में जो खगोलीय गणना की गई और महाभारत के समय जो कालखंड था वो कैसा था, और इसी के साथ आपको जो लूनी सोलर नेचर ऑफ महाभारत, मतलब महाभारत का जो कैलेंडर है वो किस तरह से सूर्य आधारित है और इसके ऊपर आपको ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के उसमें अध्ययन पर आधारित है, इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यक गहराई से वो बात की गई है। और 5 साल का एक युग और एक पक्ष, जो पक्ष कहलाता है, युग क्या होता है, तिथि क्या होती है, नक्षत्र क्या होता है, इन सब के बारे में उसमें विस्तार से चर्चा की गई है। और साथ ही में जो खगोलीय कंसेप्ट है, खगोलीय जो मूल आधार है कि ग्रहों की दशा क्या होती है, चंद्रमा का एक दशा क्या होती है, उनका वक्री होना क्या होता है, तिरछा होना क्या होता है, और ये सब उसमें अच्छे से उसमें विस्तार से बताया गया है। चैप्टर 5 जो है उसमें महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो खगोलीय गणना के आधारित जो महाभारत में एक गणना है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस ऑब्जर्वेशन या इस ऑब्जर्वेशन लिख देना, इस ऑब्जर्वेशन में हालांकि ये सीधे महाभारत की तिथि से संबंधित नहीं है, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की जो मेरी अरुंधति के बारे में जो सारी जानकारी है उसको तैयारी करने में। तो इसलिए चैप्टर 5 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मदद होगी आगे चैप्टर 6 में पढ़ने में, जिसमें कि अरुंधति के बारे में मेरी सोच मैंने लिखी कि अरुंधति तारे का जो मैंने इतना आधार लिया है वो क्यों आवश्यक है, और उस समय ऐसा विशिष्ट क्या था अरुंधति के बारे में जो कि उसके आगे भी नहीं देखने में आता है, पीछे भी नहीं देखने में आता है। ये मेरा उसमें आपसे मतलब ये मेरा उसमें विशेष आग्रह या विशेष उसमें उसी बारे में चर्चा की हुई है। और उसके इस कारण चैप्टर 6 में जो वर्णन है और अरुंधति का जो मेरा अध्ययन है उसका जो सॉल्यूशन है या उससे जो मेरे जो निकला है उसके कारण हम एक निश्चित वेल डिफाइंड मतलब एग्जैक्ट डेट कि 5661 ईसा पूर्व ही महाभारत हुआ था। ये जो हम बिल्कुल सही तारीख पे आए हैं ये इसी कारण से आया कि जो अरुंधति के बारे में मैंने अध्ययन किया, उस अरुंधति ने ही दिशा दिखाई, उस अरुंधति ने इस पूरी पहेली को हल किया। और जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि 125 से ऊपर जो मैंने जो अलग अलग ग्रंथ पढ़े या 125 जो रेफरेंसेस लिए थे, जो शोध किए थे, अध्ययन किए थे, उनमें की जो सारे मैं गलत कर पाया
कि सभी मतलब उनमें अध्ययन ही नहीं किए मैंने, क्योंकि सिर्फ 4 ही ऐसे थे जो मेरे निशक पे या मेरी सोच पे या मेरी जो मूल धारणा है उस पर अरुंधति की उस पर उतरते थे। तो इसलिए मेरा 121 चीज़ों को पढ़ने का, उनको गलत साबित करने का मेरा पूरा परिश्रम बच गया। तो ये इसका अत्यधिक महत्व है अरुंधति का, और इसीलिए उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे काम में मदद की, और उससे ही ये तो आप चैप्टर 6 जो है, अध्याय 6 जो है, इसमें आपको अरुंधति के बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। 7वां अध्याय जो है, इसमें हमने जो है इसका टाइम इंटरवल लिया है महाभारत का, कि ये किस मतलब न्यूनतम कब और अधिकतम कब अरुंधति के संदर्भ में, अरुंधति को केंद्र में रख के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो महाभारत न्यूनतम कब शुरू हुआ था और अधिकतम कब खत्म हुआ था, इस बारे में आपको कालगणना उसमें आपको मिलेगी। चैप्टर 8 जो है, इसमें महाभारत के विशेषतः मतलब महाभारत के बारे में जो कालगणना है उसके बारे में विशेषतः चंद्रमा की जो अलग अलग स्थितियां थी, जो 18 दिन महाभारत हुआ उस दौरान चंद्रमा की जो स्थितियां थी, उससे आपको जो पहले दिन जो चंद्रमा की स्थिति थी, जो लूनर कैलेंडर जिसको कहते हैं अपन, चंद्रमा पे जो आधारित पंचांग होता है, तो उस दिन पहले दिन कब था उस हिसाब से 18वां दिन कैलकुलेट करना है। ये सब गणना आपको 8वें चैप्टर में मिलेगी। चैप्टर 9 जो है, ये महाभारत के बारे में विस्तार से है कि इसमें मैंने मेरी जो गणना है उसका अध्ययन किया, साथ ही उसको कंट्राडिक्ट मतलब उसको विरोधी करने वाली गणनाओं का भी कैलकुलेशन किया, और एक वैकल्पिक सोच भी क्या हो सकती है इस तरह से भी मैंने सोच के देखा हुआ है। भीष्म के निधन के बाद जो समय था, जो वर्णन है, उसके बारे में भी मैंने काफ़ी सारे साक्ष्य इकट्ठा किए। तो इन कारणों से ये जो मैंने नए साक्ष्य इकट्ठा किए, इससे मैंने जो पहले गणना की थी महाभारत के समय की, वो इसके कारण वो वैज्ञानिक तौर पे गलत साबित हो गई, और उसी कारण मुझे फिर से ये मतलब बाध्य होकर महाभारत फिर से पढ़ने पड़ी। और उसी में मेरा सौभाग्य अच्छा था, या मेरा सौभाग्य था कि उस समय मुझे फिर से एक अरुंधति पे उस समय मेरा असल में ध्यान गया, और वहाँ से मेरा जो हल निकला चैप्टर 9 में जिसकी चर्चा है, इसका विस्तार से वर्णन है, वो जो हल निकला उसने न सिर्फ मेरा जो विरोधाभास चल रहा था कि ये प्रमाण ये कह रहा है, वो प्रमाण ये कह रहा है, ये प्रमाण ये कह रहा है, ये जो सारा विरोधाभास चल रहा था, क्या विरोधी बातें हो रही थी, वो सब समाप्त हो गई। और न सिर्फ मैं अपने विरोधाभास खत्म कर पाया, बल्कि अन्य जितने विद्वानों ने अपने अपने तरीके से कहा था, उन सबको मैं गलत कर पाया महाभारत की गणना के संदर्भ में। तो ये चैप्टर 9 में आपको मिलेगा। चैप्टर 10 जो है, ये जो पीवी वर्तक हैं उनके बारे में उन्होंने जो बहुत ही गहन अध्ययन किया है, और उन्होंने जो भी अध्ययन किया है उसके बारे में है, लेकिन इसमें फिर भी एक उनके विद्वत्ता के होने के बावजूद भी इसमें ऐसे हमने तर्क दिए हैं या ऐसे सारे चर्चाएं हैं कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी होती है या किस तरह से वो गलत साबित होती है, ये उनकी कैलकुलेशन, उनका काम ये इसमें, और लेकिन उसके साथ ही अकाट्य तर्कों के द्वारा उसको मैंने सिद्ध किया है। तो ये चैप्टर 10 में आपको पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 11 जो है, ये फिर एक बार मेरी थ्योरी को प्रस्तावित किया है मैंने, और फिर एक बार मैंने नए सिरे से टाइमलाइन जो महाभारत की है, जो समय रेखा है, जो उसकी जो कालांतर है, उसके जो समय है, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। और इसमें बहुत ही निर्ममता से, बहुत ही सीवियर टेस्ट कहते हैं, बहुत ही निर्ममता से मैंने अध्ययन किया है, और किसी तरह की भावनाओं को न रखते हुए सिर्फ गणितीय आधार पे और खगोलीय क्षेत्र के आधार पे पूरी तरह से विश्लेषण करके मैंने अपनी थ्योरी को फिर से एक बार विश्लेषण किया है। और इसी चैप्टर में मैं ये भी अध्ययन करता हूँ कि अगर महाभारत को हम इस तरह से मानते हैं तो इसका क्या असर होगा, या इस गणना की क्या आवश्यकता, और इस गणना को करने से महाभारत के ऊपर क्या असर होगा। और चैप्टर 12 जो है, जो अंतिम चैप्टर है, इसमें मैं अंत में पूरी जो सारी मेरा वर्क है, जो मेरा सारा कार्य है, इसका क्या असर होगा या इसका क्या महत्व है, उसको क्यों करना आवश्यक है इत्यादि में उसमें सारा मैंने लिखा है। और साथ ही मैंने ये भी लिखा है कि किस तरह से इसको हमको अध्ययन करना है, कि इसकी टाइमलाइन क्या है, और इसके साथ ही जो एकेडमिक जो लोग हैं, जो रिसर्च चल रही है, जो अलग अलग दूसरे विषयों की भी जो रिसर्च चल रही है, मतलब
खगोल शास्त्र की रिसर्च चल रही है, ओशनोग्राफी की रिसर्च चल रही है, जितने भी विधाओं में रिसर्च चल रही है उन पे इसका क्या असर होगा। साथ ही जो आज तक जो कहा जा रहा है कि दुनिया इतनी पुरानी है, दुनिया उतनी पुरानी है और भारत का इतिहास ये, उन सब पे इसका बहुत गहरा असर होगा, ये मेरा मानना है। और इसलिए बहुत छोटे शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि मैंने वर्णन किया है कि ये इसका क्या क्या असर होगा। तो ये पूरे 12 चैप्टर में ये पुस्तक है। अब हम देखेंगे कि इस किताब में कैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई है। स्केलेटन की टू व्हेन डिड द महाभारत हैपन। इस किताब का सबसे एक्साइटिंग जो मुद्दा है या जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुद्दे शुरू होते हैं वो 5वें चैप्टर से शुरू होते हैं। हालांकि पहले 4 जो अध्याय हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपको उससे ये समझ में आएगा कि ये जो पुस्तक है ये पुराने जितने भी प्रयास हैं उन सब से, मतलब महाभारत की तारीख तय करने के पुराने जितने प्रयास हैं उन सब से ये पुस्तक अलग कैसी है। ये पुस्तक एक शोध ग्रंथ है, और लेकिन आसान भाषा में लिखा हुआ शोध ग्रंथ है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो महाभारत की कालगणना जानता है या महाभारत के बारे में कुछ अध्ययन किया हुआ है, और स्पेशली वो व्यक्ति जिन्होंने खगोलीय गणनाओं से महाभारत का अध्ययन किया हुआ है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ साबित होगा। जो श्रोता, जो रीडर, जो पाठक अगर बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि आकाश देखने का जो शास्त्र होता है, विजुअल एस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं कि तारों को देख के पता करना, अगर उनका अध्ययन नहीं है तो आप जो अध्याय 3 और अध्याय 4 हैं इसको आप अच्छे से पढ़िए, तो आपको उसमें बहुत आनंद आपको उससे समझ में आएगा। लेकिन जिनको इन चीज़ों की अध्ययन है तो वो सीधे इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं और जब आवश्यकता हो तो उस पर वापस आ सकते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से चल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये खगोलीय शास्त्र क्या होता है या विज्ञान का कैसे क्या आगे बढ़ता है, तो आपको कुछ भी पहली बार में समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं किताब के और इससे आप पढ़ते रहेंगे, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप निश्चित तौर से इस किताब को आप समझ पाएंगे और आप इसका बहुत आनंद लेंगे। ये मेरा आपको वचन है कि आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, ये मैं आपको निश्चित तौर से कह सकता हूँ। महाभारत के अलग अलग जो गणना है या महाभारत के बारे में जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं या जो लोगों के अवलोकन हैं, उसके बारे में सबसे अच्छा देखने के लिए डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी, ये एक विधा है जो कि बहुत ही अत्याधुनिक विधा है, डायनामिक विजुअल एस्ट्रोनॉमी। इसके बारे में इस विधा से हमको देखना पड़ेगा, जो कि मैंने उपयोग में लाई है और बहुत ही मॉडर्न से मॉडर्न सॉफ्टवेयर यूज़ करके उपयोग में ला के इसको हमने किया है। लेकिन उसमें मैंने किताब में भी आपको उसके डायग्राम बना के और अलग अलग टेबल बना के मैंने अपने तरीके से पुस्तक के अंत में समझाने की प्रयत्न किया है। ऐसे डायग्राम या ऐसे आलेख या ऐसे चित्र जो कि आपको तारों की गति समझने में मदद करें, और जो अभिजीत तारा है उसका जो हश्र हुआ या उसका जो गिरा, अभिजीत तारा गिरा, या जो अरुंधति तारा है इसके बारे में वो आपको उसकी जो खासियत है, जो उसकी जो सुंदरता है, वो आपको इसमें अलग अलग चित्रों द्वारा मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे कि पहला चित्र जो है ये आपको पृथ्वी की गति या पृथ्वी का मोशन दिखाती है। दूसरा चित्र जो है ये आपको राइट एक्सेशन, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये तो वो वैसे ही बोलनी पड़ेगी, ये आपको राइट असेंशन और डिक्लिनेशन एस्ट्रल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब हम इसको नापते कैसे हैं, जो खगोलीय गणना होती है उसका आधार क्या है, इस बारे में आपको चर्चा करेगा। फिगर 3 जो है ये आपको अभिजीत जो वेगा है उसका आपको एक पूरा साइकिल जो होता है, जो परिक्रमा करता है, उसकी 26,000 साल की जो उसकी एक परिक्रमा होती है उसके बारे में आपको वो बताता है। और फिगर 4 जो है ये आपको राइट एक्सेशन डेटा, फिर से एक बार अरुंधति और वशिष्ठ इनके बीच में जो 42,000 साल का जो पीरियड है या जो कालखंड है उसके बारे में ये अरुंधति का आपको बराबर आपको उसके बारे में गणना बताता है। फिगर 5 जो है ये आपको बताता है कि क्यों मैंने ये माना या क्यों ये ऐसा मानने का आधार है कि अरुंधति जो है ये वशिष्ठ से आगे चल रही है 5561 BC में, और जो कि मेरा महाभारत का प्रस्तावित वर्ष है
फिगर 6 जो है ये आपको 10 फिगर 6 से 10 ये आपको अलग अलग तरह के डिस्क्रिप्शन दिखाएगा कि महाभारत के समय में जो ग्रहों की दिशा थी वो क्या थी। ये जो आपकी ग्रहों की दिशा है, इसके जो आपको जो वर्णन जो मैंने ग्राफ बना के और डायग्राम बना के, पिक्चर बना के, चित्र बना के जो वर्णन किए हैं, ये जो भी जो पाठक हैं उनको मदद करेगा कि उस समय महाभारत के समय ग्रहों की दिशा क्या थी और उनकी अलग अलग दिशा क्या थी। क्योंकि महाभारत एक दिन की नहीं थी, महाभारत युद्ध भी 18 दिन का था और महाभारत का कालखंड काफ़ी बड़ा था, तो उसमें बदलते कैसे गए वो ये दिखाएगा। और इसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहें तो इसलिए उसके टेबल्स भी दिए हुए हैं और उनके अलग अलग मैंने विस्तार से टेबल दिए हुए हैं। टेबल 1 जो है ये समराइज़ करता है कि टाइमिंग जो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने महाभारत का क्या समय कक्ष माना है या क्या समय रेखा मानी है, इसके बारे में टेबल 1 में वर्णन है। टेबल 2 में जो है ये इक्विनॉक्स जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का जो था उसके बारे में विस्तार से उसके बारे में इंटरवल दिया है कि उसमें विशेष तौर पे मैंने कहा है कि क्यों महाभारत का साल वही है जो मैं कह रहा हूँ। टेबल 3 अलग अलग नक्षत्रों की पोजीशन, योग तारा डीटी और इसके बारे में विस्तार से वर्णन करता है। टेबल 3 में ही नक्षत्रों की जो जिसको कहते हैं राइट एक्सेशन डिक्लिनेशन, ये टेक्निकल टर्म से इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, जो राइट एक्सटेंशन और डिक्लिनेशन इसके बारे में उनका है। और जो सायन और निरायन पद्धति है उसके बारे में ये विस्तार से वर्णन करता है। टेबल 4 अरुंधति और वशिष्ठ इनकी विभिन्न जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में वर्णन करता है और उनका जो राइट एक्सेशन जो दूरी है और उसके बारे में अरुंधति कैसे उसको आगे बढ़ रही है, कैसे पीछे आ रही है, ये सब विस्तार से वर्णन करता है। टेबल 5 जो गुरु है और जो शनि है इनकी अलग अलग पोजीशन, जो महाभारत प्रथम दिन जब हुआ था उसकी पोजीशन क्या थी उसको विस्तार से बताता है। टेबल 6 जो है ये मंगल ग्रह की दिशा बताता है। 2 साल जब जो महाभारत के जो 2 साल का प्रमुख खंड है उस समय की मंगल की दिशा बताता है। टेबल 7 बताता है कि गुरु जिन्होंने उस समय जब जो ये ग्रहण के समय गुरु ने जो गुरु की दशा थी वो बताता है। टेबल 8 बताता है कि वीनस की जो पोजीशन है, जो पूर्व भाद्रपद है उस समय वीनस की स्थिति क्या थी बताता है। टेबल 9 अलग अलग एस्ट्रल बॉडीज, अलग अलग जो ग्रह हैं उनकी दिशा बताता है महाभारत के 18 दिनों के दौरान। टेबल 10 वही बताता है सब कुछ, अलग अलग जो उसकी फेजेस थी, मतलब जो कलाएं थी अलग अलग चंद्र की, उसके बारे में वर्णन करता है। चंद्र और सूर्य ग्रहण इसके बारे में महाभारत की लिस्टिंग टेबल 12 में है या टेबल 11 में है। टेबल 12 जो है इसमें डिटेल की महाभारत का सिनेरियो जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, महाभारत की जो विश्व निर्माण के बारे में जो मैंने विस्तार से लिखा है वो उसको देता है। फिगर 11 जो है वो आपको पूरी बात को सिंप्लीफाई करता है, मतलब पूरी आपको अच्छे से बताता है कि केस ऑफ सिंप्लिसिटी महाभारत के बारे में जो तिथि की गणना की है उसके बारे में मैंने फिर एक बार प्रयास किया है उसको आसान शब्दों में कहने का। लेकिन जो टेस्टेबिलिटी और लेकिन जितना हम अच्छे से किसी भी बात को टेस्ट कर सकते हैं उतना ही उसका सच होने का संभावना ज़्यादा हो जाती है। इस सिद्धांत को आधार पर रखते हुए हमने अलग अलग तरह से टेस्ट किया है और निश्चित ही ये जो मैं बात कह रहा हूँ टेस्ट करने का महत्व, ये कोई बहुत नई बात नहीं है और सभी विद्वान इसको मानते हैं। और पॉपर की जो बार बार उन्होंने कहा कि किसी भी सिद्धांत को टेस्ट करने जैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए समझने में और उसको सही या गलत साबित करने की आपके पास कोई मेथड होनी चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ। और फिगर 12 जो है एक 2000 साल का 6500 ईसा पूर्व से लेकर 4500 ईसा पूर्व एक 2000 साल की गणना देता है जिसके बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये अंतिम सत्य नहीं है और आप कुछ और कैलकुलेशन करके हो सकता है कुछ और आप इसके नतीजे पे आ जाएं, लेकिन ऐसे ही थ्योरी डेवलप होती हैं। और मैं जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं या पाठक हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा उनको
प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप पढ़िए, दूसरे भी स्कॉलर्स को पढ़िए, उनसे मेरा वर्क कंपेयर कीजिए, अपने नतीजे निकालिए। और इसलिए किसी भी तरह से मैं ही सत्य हूँ ऐसा मुझे कोई गुमान नहीं है, न मेरा ऐसा कोई दावा है। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी जो थ्योरी, मेरा जो सिद्धांत है और जो मेरी इस तारीख की भविष्यवाणी है, ये एक सत्य को जानने का एक बहुत गंभीर प्रयास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आइंस्टाइन जो हुए, आइंस्टाइनियन जो रिवॉल्यूशन, मतलब आइंस्टाइन ने जो क्रांति की है, उसमें हमको समझाया गया, उसमें हमको समझ में आया, उसने हमको समझा दिया है कि वैज्ञानिक सिद्धांत जितने भी होते हैं ये मूलतः परिकल्पना होती हैं और एक सिद्धांत प्रतिपादित आप करते हो, लेकिन आप कभी भी निश्चित नहीं होते हो कि यही एकमात्र सिद्धांत है, और ना आप कभी कह सकते हो कि इसको कभी भी दूसरी अच्छी ज़्यादा बड़े सिद्धांत से इसको हटाया नहीं जा सकता। ये आइंस्टाइन का हमारे जीवन में योगदान है। और समरसेट मॉम जो साहित्यकारों ने कहा था, हालांकि जो ऑथर है, जो लेखक है, उसका उद्देश्य हमेशा एक परफेक्शन की तरफ रहता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। तो मैं निश्चित ही आप जो सुधी पाठक पढ़ रहे हैं, आपसे फीडबैक चाहूँगा, और मैं सभी को आपको निवेदन करूँगा कि आपके जो भी सवाल हैं, जो भी कमेंट हैं, जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी आप चर्चा करना चाहें, और आपका जो ओरिजिनल, अगर आपने भी कुछ मूल सोचा है तो आप निश्चित ही, आपका स्वागत है, आप मेरे संपर्क में कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है nilesh.ok@gmail.com।